मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। ये टॉपिक आपके लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की बात की जाए, यूपीएसआई की बात की जाए, तो उसमें बाकायदा एक टॉपिक दिया हुआ है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई। तो एफडीआई हमारे लिए यूपीएसआई में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं तो एफडीआई से सवाल पूछा जाता है। इस वीडियो क्लास में टोटल लेकर के बेसिक से लेकर के और आधुनिक तक यानी करंट तक मैं आपको एक एक चीज़ कवर करूँगा कि भारत में एफडीआई कब आई, एफडीआई का मतलब क्या है, एफडीआई किस किस तरह से हो सकती है, किस शर्त पर माना जाएगा कि इसे एफडीआई का दर्जा दिया गया है। तो इन बातों पर एक एक पॉइंट पर डिटेल में बात करूंगा। किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को अनुमति प्राप्त है, एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे। तो आपको बेसिकली बता दें कि भारत में 1990-91 की जो अर्थव्यवस्था थी वो बद से बदस्तर स्तर को पहुंच चुकी थी। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं बनी थी। दैट टाइम चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उस समय चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में भारत को 47 टन अपना सोना गिरवी रख करके अपने मुद्रा भंडार को कवर करना पड़ा था। यानी भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगते लगते बची थी। तो इस समय भारत ने एक बार फिर से अपनी आर्थिक नीतियों पर विवेचना की और आर्थिक नीतियों के बारे में विवेचना करने के बाद उदारीकरण, वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण को अपनी अर्थव्यवस्था में स्थान दिया। और परिणाम आज सामने है कि आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। तो एफडीआई का योगदान किस तरह से रहा, और एफडीआई से पूंजी तो आती ही आती है देश में, पूंजी के साथ साथ क्या लाभ होता है एफडीआई से, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि एफडीआई से पूंजी के साथ तकनीकी किस तरह से आती है, टेक्नोलॉजी किस तरह से आती है। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये टॉपिक क्लियर हो जाने से आप मान के चलें कि आपका यूपीएसआई में 1 से 2 सवाल कवर होगा और अन्य किसी एग्जाम में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आप ये देखें कि एफडीआई है क्या, और अगला पॉइंट ये देखेंगे कि अगर किसी भी विदेशी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाना है तो उसकी सीमा क्या होगी, निवेश की सीमा क्या होगी। तो 2 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं कि किसी एक देश की कंपनी, ये मैं एफडीआई क्या है इसके बारे में बता रहा हूँ, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में स्थित कंपनी या इकाई में किया गया निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अर्थात एफडीआई कहलाता है। इस स्थिति में पैसा लगाने वाली कंपनी का निवेशित कंपनी पर प्रबंधन के क्षेत्र में प्रभावपूर्ण नियंत्रण बना रहता है। तो एफडीआई का मतलब क्या है कि कोई भी विदेशी कंपनी जब किसी अन्य देश की कंपनी में कोई पैसा लगाती है तो इसे कहा जाएगा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। और इस तरह से कंपनी लगाने वाले का जो प्रभाव है वो मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के क्षेत्र में पूरी तरह से उसके निवेश के अनुपात में बना रहता है। लेकिन यह निवेश की राशि कितने प्रतिशत होनी चाहिए ताकि उसे कहा जा सके कि ये एफडीआई के तहत आएगी। तो सामान्य रूप से ये माना जाता है कि निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10% शेयर खरीदना होता है। अगर 10% से कम शेयर खरीदे गए हैं तो ये माना जाएगा कि विदेशी शेयर के तहत पैसा लगा हुआ है। लेकिन अगर यही पैसा 10% से ज़्यादा होगा तो ये माना जाएगा कि एफडीआई के तहत ये कंपनी चल रही है।
तो किसी भी निवेश को एफडीआई का दर्जा देने के लिए जो विदेशी निवेशक है उसे कंपनी के 10% शेयर खरीदने होते हैं। अब अगला पॉइंट हम आपसे बात करेंगे कि भारत के संदर्भ में एफडीआई कितने प्रकार से लागू होती है। तो भारत के संदर्भ में एफडीआई दो तरह से लागू होती है, एक ग्रीन फील्ड निवेश कहा जाता है और दूसरा पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। तो ये है क्या, आइए इसके बारे में देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो प्रकार से होता है और वो प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमने आपको बताया था कि एक ग्रीन फील्ड निवेश कहा जाता है और दूसरा पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। तो ग्रीन फील्ड निवेश में होता क्या है कि एक देश दूसरे देश में जाकर के एक नई कंपनी स्थापित करता है और वह विदेशी पूंजी से कंपनी स्थापित की जाती है। कई देशों के उसमें पैसे लगे रहते हैं और जो कि 10% से ज़्यादा शेयर होते हैं, तो ये कहा जाता है कि यह कंपनी एफडीआई के तहत स्थापित की गई है। तो इसके तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित की जाती है जिसे आप ग्रीन फील्ड निवेश कहेंगे। जब ग्रीन फील्ड निवेश की बात आएगी तो ये विदेशी पैसे से किसी देश में दूसरी नई कंपनी स्थापित की गई है। और अगर पोर्टफोलियो निवेश की बात करें तो इसके तहत किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं जो कि पहले से वो कंपनी चल रही है या उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे नए सिरे से कोई कंपनी स्थापित की जाती है और यहाँ पे पहले से रन कर रही कंपनी का या तो शेयर खरीद लिया जाता है, उसका कोई अंश खरीद लिया जाता है या उस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है विदेशी पैसे द्वारा। तो इस तरह से एफडीआई दो प्रकार से लागू होती है, एक ग्रीन फील्ड निवेश कहा जाता है और दूसरा पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। आइए अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए आप, और ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत में एफडीआई की अनुमति कब दी गई या भारत में एफडीआई की शुरुआत कब हुई या भारत में एफडीआई कब आया या भारत में उदारीकरण कब लागू हुआ। तो इसका आंसर होगा 1991 में, 1991 में भारत में उदारीकरण का दौर चला। और उस समय जो है जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो ये समय था आपका 1990 और 91 का। 91 में फिर से आपके आम लोकसभा चुनाव होते हैं, लेकिन 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद कांग्रेसी गवर्नमेंट आती है, तो कांग्रेसी गवर्नमेंट में पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के सहयोग से या प्रयास से इन्हें उदारीकरण का जनक कहा जाता है। भारत में अगर उदारीकरण का जनक कहा जाता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को। तो इनके प्रयास से 1991 में उदारीकरण का दौर आया और भारत की अर्थव्यवस्था जो थी उसका स्वरूप सार्वजनिक से बदल करके मिश्रित हो गया, यानी कारपोरेट सेक्टर को भी इसमें जगह दिया गया। तो जो अर्थव्यवस्था थी वो सार्वजनिक से बदलकर मिश्रित हो गई और भारत में एफडीआई को लागू किया गया। तो अगर ये सवाल आपके सामने आता है कि भारत में एफडीआई कब लागू हुई, तो आपका आंसर होगा 1991 में। ठीक है, ध्यान से पढ़िए इसे। भारत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा के पश्चात उदार नीतियों के साथ लागू हुई। तो एफडीआई 1991 में लागू हुई, नई औद्योगिक नीति 1991 में आई और उदारीकरण का दौर भी 1991 में आया। ठीक है, ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, वर्ष 1992-93 के उपरांत भारत सरकार द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए। एफडीआई को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए क्योंकि शुरुआती दौर में ये सीमित क्षेत्रों में सीमित शेयर के साथ लागू था, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एफडीआई को 100% लागू कर दिया गया है और वो भी स्वचालित मार्ग से। स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग दो तरह से एफडीआई को अनुमति दी जाती है। स्वचालित मार्ग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट से अनुमोदन नहीं लेना पड़ेगा निवेश के पहले, और सरकारी
सरकारी मार्ग का मतलब होता है कि अनुमोदन से पहले गवर्नमेंट का निवेश से पहले गवर्नमेंट का अनुमोदन लेना पड़ेगा। तो वर्षों 1992-93 के उपरांत भारत सरकार द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए। शुरुआती दौर में एफडीआई के अंतर्गत बेसिकली जो है किसी इकाई का अधिग्रहण करना, यानी कंपनी या यूनिट का अधिग्रहण करना, व्यापार को बढ़ावा देना और सेवाओं में बढ़ोतरी करना आदि शामिल था। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, वर्ष 1990-91 के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका था। ये अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर था। ये कंडीशन भारत की अब तक कभी नहीं हुई। यहाँ पे 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगते लगते रह गई। भारत में अभी तक वित्तीय आपात कभी भी लागू नहीं हुआ है। तो 1990-91 के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए की कीमत गिरने लगी थी। भारत का आयात बढ़ता जा रहा था तथा निर्यात कम होता जा रहा था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत का आयात बढ़ता जा रहा था और निर्यात घटता जा रहा था। यानी इंपोर्ट तो हम कर रहे थे और एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था कि जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को हम मजबूत कर सके। और भारत ने अपने आयात बिलों को भी भुगतान देने में विफल रहा। भारत अपने आयात बिलों के भुगतान में विफल रहा और उसे मजबूरन अपना स्वर्ण भंडार गिरवी रखकर ऋण लेना पड़ा। ये स्वर्ण भंडार था 47 टन का। 47 टन सोना रख करके भारत सरकार ने, और उस समय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर का एक उपनाम कहा जाता है, युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। तो उस समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत का 47 टन सोना गिरवी रख करके जो है ऋण लिया, तब जाकर के जो हमारे एक्सपोर्ट किए गए थे उनके जो बिल थे, बकाया बिल थे, उनका भुगतान हुआ। आज मैं आपको बता दूं कि जो पैसा उस समय स्वर्ण भंडार गिरवी रख करके लिया गया था, उतना पैसा आज किसी एक प्रदेश की सरकार एक सड़क या पुल बनाने के लिए दे सकती है। तो आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी। तो भारत ने अपने आयात बिलों के भुगतान करने में विफल रहा, उसे मजबूरन अपना स्वर्ण भंडार गिरवी रखकर ऋण लेना पड़ा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर था और इस स्थिति ने भारत को अपनी अर्थव्यवस्था या आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार के लिए झकझोर दिया था कि आखिर ऐसा क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी धरातल पर पहुंच रही है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से देखिएगा और ये सब नोट कर लीजिएगा। अगर आप क्रम से नोट करके रजिस्टर बना लोगे अपना, तो फिर एफडीआई से आने वाला सवाल आपका कतई गलत नहीं होगा। इधर उधर से ऑब्जेक्टिव पढ़ने का मतलब है कभी तो एग्ज़ाम में मिल जाएगा और कभी बाई चांस नहीं भी मिलता है। लेकिन अगर हम डिटेल में पूरा देखेंगे और अगर कोई नया चेंजेज कुछ आता है तो इसमें ऐड करते रहेंगे नोट में, तो निश्चित रूप से हम अपना सवाल कर लेंगे। इस स्थिति ने भारत को, कौन सी स्थिति की बात की जा रही है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था का बुरा दौर था, उस स्थिति की बात की जा रही थी कि भारत ने एक छोटे से विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अपना टोटल जो 47 टन का स्वर्ण भंडार था उसे गिरवी रख दिया था और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर था। इस स्थिति ने भारत को अपनी अर्थव्यवस्था संबंधी नीतियों की पुनः समीक्षा करने के लिए विवश कर दिया। तब भारत ने वर्ष 1991 में 1991 में अर्थव्यवस्था सुधार के लिए नई नीति का निर्धारण किया। बहुत ध्यान से इसको लिखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1991 में अर्थव्यवस्था सुधार के लिए नई नीति का निर्धारण किया और उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण को अपनी अर्थव्यवस्था में जगह दिया।
यहीं से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI को स्वीकृति मिली। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1991 में अर्थव्यवस्था सुधार के लिए नई नीति का निर्धारण किया गया और उदारीकरण, आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण को अपनी अर्थव्यवस्था में स्थान दिया गया। यहीं से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI को स्वीकृति मिली। साथ ही अर्थव्यवस्था का स्वरूप था जो सार्वजनिक, उससे बदलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का एवं निजी क्षेत्र का यानी पब्लिक सेक्टर का एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ आर का समन्वय हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कही जाएगी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का समन्वय हो। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो सार्वजनिक से बदलकर मिश्रित हो गई, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों के लिए अर्थव्यवस्था में भागीदारी के अवसर उपलब्ध हो गए थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे और ये फैक्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से विश्लेषणात्मक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए इन पॉइंटों को जरूर देखेंगे। वर्ष 1995 में यानी 1995 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की सदस्यता ली। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जो कि 1995 में ही बना है, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी और ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। इसने जो स्थान लिया था वो GATT का लिया था। GATT की स्थापना 1946 में हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। GATT की स्थापना 1946 में हुई थी और उसका स्थान लिया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो भारत जो है शुरुआती दौर से ही इसका मेंबर रहा WTO का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का, और ये उदारीकरण के बाद आया था। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, वर्ष 1997 में सरकार ने होलसेल का मतलब समझते होंगे थोक, है ना। होलसेल का मतलब थोक और रिटेल का मतलब खुदरा यानी फुटकर होता है। तो होलसेल और रिटेलर का मतलब खुदरा व्यापारी या फुटकर आप कह सकते हैं। तो वर्ष 1997 में सरकार ने होलसेल के क्षेत्र में FDI की सीमा 100% कर दी थी। FDI की सीमा 100% कर दी थी। वर्ष 2006 में सिंगल ब्रांड रिटेल के क्षेत्र में FDI को 51% मंजूरी दी। वर्ष 2006 में सिंगल ब्रांड रिटेल यानी खुदरा के क्षेत्र में FDI को 51% मंजूरी दी थी, जो कि 2011 में बढ़ाकर 100% कर दी गई थी। यानी आज की डेट में अगर सिंगल ब्रांड की बात की जाए तो सिंगल ब्रांड में FDI जो रिटेल के क्षेत्र में है वो 100% है, जबकि मल्टी ब्रांड में ये 51% है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार ने सितंबर 2012 में मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार यानी रिटेल कारोबार में 51% यानी 51% FDI को अनुमति प्रदान की। तो ये जो प्रेजेंट स्थिति है वो मल्टी ब्रांड में ये 51% FDI को अनुमति प्राप्त है, जबकि सिंगल ब्रांड में 100% FDI रिटेल के क्षेत्र में अनुमति प्राप्त है। जबकि अगर होलसेल की बात की जाए तो होलसेल के क्षेत्र में 1997 से 100% FDI की अनुमति प्राप्त थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि सिंगल ब्रांड जिसमें 100% FDI को अनुमति दे दी गई है। तो सिंगल ब्रांड को 2011 में 100% FDI की अनुमति दी गई है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं जो शामिल हैं, तो थोड़ा सा इसको मैं बाद में डिटेल में भी बताऊंगा। पहले आप देखिए कि वर्तमान में सिंगल ब्रांड रिटेल कारोबार में 100% FDI को अनुमति प्राप्त है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट में सिंगल ब्रांड खुदरा कारोबार में यानी फुटकर, रिटेल का मतलब खुदरा कारोबार में 100% FDI की अनुमति प्राप्त है, जबकि मल्टी ब्रांड में क्या है 51% FDI को अनुमति प्राप्त है। तो सिंगल ब्रांड में 100% और मल्टी ब्रांड में 51%। दो बातें ध्यान रखिएगा, ये पूछी जाती हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट, एयरपोर्ट,
कोल्ड स्टोरेज यानी शीतगृह, बीपीओ कॉल सेंटर। बीपीओ क्या होते हैं? ये बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रोसेस होते हैं। बीपीओ कॉल सेंटर, ई कॉमर्स के तहत बहुत सारी वेबसाइट आती हैं आपकी जिसके द्वारा ट्रेड या व्यापार किया जाता है। उदाहरण के लिए आप अमेजन या फ्लिपकार्ट को ले सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स, ऊर्जा, फिल्म इंडस्ट्री में 100% एफडीआई की अनुमति प्राप्त है। होटल कारोबार, पर्यटन कारोबार, मेट्रो रेल, खान पान यानी रेस्टोरेंट के क्षेत्र में, पोस्टल सेवा में, हाईवे डेवलपमेंट करने में, हाईवे बनाने में 100% एफडीआई को अनुमति प्राप्त है। बंदरगाह, फार्मा कंपनियां यानी मेडिसिन के क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति प्राप्त है। साथ में पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी 100% एफडीआई को अनुमति प्राप्त है। इसी चीज़ को थोड़ा सा कुछ मेन पॉइंट है जिसे आइए डिटेल में दिखाते हैं। अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, और ये सब आपके रजिस्टर पे अच्छे से नोट होना चाहिए। पूरा जब मिला करके सम्मिलित रूप से नोट करके आप अच्छे से पढ़ेंगे क्रम से, तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा और आप परीक्षा में प्रश्न कर पाओगे। तो पहला पॉइंट आप देखिए, कृषि, खनन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना कि संचालन। तो रेलवे में आधारभूत ढांचे का विकास, 100% स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति प्राप्त है। ये आप ध्यान रखेंगे। कृषि, खनन, पेट्रोलियम, उधर हमने काफ़ी सारे बताए हैं, वो पढ़ना है, उसके साथ इसको पढ़ना है। तो कृषि, खनन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेलवे में क्या है? आधारभूत ढांचे का विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 100% स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति प्राप्त है। स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग। स्वचालित मार्ग में होता क्या है? इसे ऑटो रूट कहते हैं और उसे गवर्नमेंटल रूट कहते हैं। तो ऑटो रूट में इसके लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सरकारी मार्ग से यानी गवर्नमेंटल रूट से एफडीआई की अनुमति के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। बेसिकली अंतर ये है। तो इन क्षेत्रों में ऑटो रूट मार्ग है, यहाँ से गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता या अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उपग्रह यानी सैटेलाइट की स्थापना एवं संचालन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। उपग्रह यानी सैटेलाइट, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, इनकी स्थापना एवं संचालन में 100% एफडीआई को अनुमति प्राप्त है, बट सरकारी मार्ग द्वारा यानी गवर्नमेंटल रूट द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे। पशुपालन के क्षेत्र में 100% एफडीआई है स्वचालित मार्ग से यानी ऑटो रूट से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है एटीएम संचालन, औषधि, डीटीएच एवं केबल नेटवर्क। डीटीएच और केबल नेटवर्क जो हैं, इसमें जो मनोरंजन और फिल्म वाले चैनल हैं उनमें 100% एफडीआई की है, यानी गैर समाचार चैनल, जो समाचार चैनल हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उसमें एफडीआई की सीमा 100% नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। तो डीटीएच एवं केबल में जो गैर समाचार चैनल यानी मनोरंजन वाले चैनल हैं उसमें 100% एफडीआई की अनुमति प्राप्त है स्वचालित मार्ग से यानी ऑटो रूट से। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। 100% एफडीआई वाले शेष क्षेत्र ये आपके सामने लिखे, इन्हें देखें। इसके बाद हम बात करेंगे 74% किन क्षेत्रों में एफडीआई को अनुमति प्राप्त है। तो टाउनशिप यानी रो हाउसेस बनाना, कॉलोनी बनाना, आवासीय, टाउनशिप, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स या व्यापार केंद्र के लिए 100% एफडीआई स्वचालित मार्ग से अनुमति प्राप्त है, यानी ऑटो रूट से 100% एफडीआई को अनुमति प्राप्त है। किस चीज़ के लिए? टाउनशिप यानी कॉलोनी बनाने के लिए, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या व्यापार केंद्र बनाने के लिए। कॉफ़ी, रबर, इलायची, पाम ऑयल, जैतून तेल या वृक्षारोपण के क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई को अनुमति प्राप्त है। तो अभी आपने देखा कि हमने 100% एफडीआई वाले क्षेत्र आपको बता दिए हैं। अब हम उन क्षेत्रों पे बात करेंगे जिनमें 74% यानी 74% एफडीआई की अनुमति प्राप्त है। आइए देखिए। ये पॉइंट आपके वो हैं जिनमें 74% एफडीआई को अनुमति प्राप्त है। अभी तक आपने पीछे देखा कि 100% एफडीआई वाले सेक्टर क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 74% एफडीआई किन क्षेत्रों में प्राप्त है। तो परमाणु खनिज, वैज्ञानिक पत्रिका, जर्नल,
जिसमें रिसर्च वगैरह प्रकाशित होते हैं। पेट्रो मार्केटिंग, पेट्रोलियम के क्षेत्र में जो है, खनन के क्षेत्र में 100% है, लेकिन मार्केटिंग के क्षेत्र में 74% है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। तो पेट्रोलियम अगर खनन की बात की जाएगी तो 100%, लेकिन पेट्रो मार्केटिंग की बात की जाएगी तो 74%। तो पेट्रो मार्केटिंग, कोल एंड लिग्नाइट खान, कोयले और लिग्नाइट की जो खान है, 74% की एफडीआई की अनुमति है, वो भी सरकारी मार्ग से यानी गवर्नमेंटल रूट से। नेक्स्ट पॉइंट, बैंकिंग निजी क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की जो बैंकिंग सेवा है, क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग सेवा है वहाँ पे एफडीआई 49% है, 49%, यानी सरकारी जो बैंकें हैं, राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड बैंकें हैं, उसमें एफडीआई 49% है, और जो बैंकिंग निजी क्षेत्र की यानी प्राइवेट सेक्टर की हैं वहाँ पे 74% एफडीआई को अनुमति प्राप्त है। तो ये पूछा भी जाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा गौर करिएगा कि बैंकिंग निजी क्षेत्र 74% एफडीआई को अनुमति प्राप्त है, जिसमें से 49% जो है स्वचालित मार्ग से है यानी ऑटो रूट से है, और 25% गवर्नमेंटल रूट से है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं उन क्षेत्रों के बारे में बात करूंगा जहां पे 49% एफडीआई को अनुमति प्राप्त है। आइए, ये अगले पॉइंट आपके हैं कि किन क्षेत्रों में 49% एफडीआई की अनुमति प्राप्त है और फिर किन क्षेत्रों में 26% की एफडीआई अनुमति प्राप्त है, ये आप देखेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे उन पॉइंटों पे कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जो एफडीआई प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। तो एफडीआई प्रतिबंधित क्षेत्रों पे बात करेंगे, और फिर एफडीआई से लाभ क्या है, इन पॉइंटों पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा, है ना। तो ये आपका है निजी सुरक्षा एजेंसी। निजी सुरक्षा एजेंसी यानी प्राइवेट सिक्योरिटी जो होती है, इसकी स्थापना के लिए या संचालन के लिए 49% एफडीआई की अनुमति प्राप्त है, और वो भी गवर्नमेंटल रूट से यानी सरकारी मार्ग से। तो निजी सुरक्षा में आप ध्यान रखेंगे 49% एफडीआई को अनुमति प्राप्त है। समाचार चैनल, हमने आपको पीछे बताया था डीटीएच और जो केबल नेटवर्क है, मनोरंजन चैनल में 74% एफडीआई प्राप्त है, लेकिन अगर यही न्यूज़ चैनल है तो 49% स्वचालित मार्ग से यानी ऑटो रूट से एफडीआई की अनुमति प्राप्त है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल, न्यूज़ चैनल हमारे हैं, उनमें जो विदेशी पैसा है वो 49% तक लग सकता है। अगर यही मनोरंजन चैनल है तो 74% तक लग सकता है। अच्छा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब तक सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया। इंश्योरेंस सेक्टर एंड पेंशन क्षेत्र, तो बीमा क्षेत्र बहुत ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मेरे सामने कई पेपरों में ये सवाल गुजरा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि बीमा क्षेत्र यानी इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन क्षेत्र में 49% एफडीआई स्वचालित मार्ग से प्राप्त है, यानी ऑटो रूट से 49% एफडीआई की अनुमति प्राप्त है बीमा क्षेत्र और पेंशन क्षेत्र में। फिर बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी, हमने पीछे आपको बताया कि बैंकिंग अगर कॉरपोरेट क्षेत्र की है, निजी क्षेत्र की है, तो 74% एफडीआई की अनुमति प्राप्त है, लेकिन अगर बैंकिंग राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज या सरकारी है तो 49% एफडीआई की अनुमति प्राप्त है, जिसमें से 20% गवर्नमेंटल रूट से है एंड 29% ऑटो रूट से है, स्वचालित मार्ग से। लास्ट पॉइंट हमने लिखा है कि प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में अखबार आते हैं, आपके जो समाचार पत्र छपते हैं, तो प्रिंट मीडिया में 26% की एफडीआई की अनुमति प्राप्त है, वह भी स्वचालित मार्ग से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रिंट मीडिया में सबसे कम 26% एफडीआई की अनुमति प्राप्त है। तो इस तरह से आपने देखा कि किन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्राप्त है। अब हम उन पे बात करेंगे कि भारत में एफडीआई प्रतिबंधित क्षेत्र कौन से हैं और किस देश की भागीदारी सबसे ज़्यादा है, और फिर एफडीआई से लाभ क्या है। तो आइए देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिखा है कि एफडीआई प्रतिबंधित क्षेत्र भारत में कौन से हैं। देखिए, एफडीआई के मामले में अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग गाइडलाइन है। तो ये भारत के रेफरेंस में है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति नहीं दी गई है। तो सबसे पहले लॉटरी उद्योग यानी लॉटरी व्यापार में एफडीआई को अनुमति नहीं प्राप्त है। दूसरा, जुआ एवं सट्टेबाजी,
इसमें एफडीआई को अनुमति नहीं प्राप्त है। तीसरा, चिटफंड कंपनियों में विदेशी पैसा नहीं लगेगा। चौथा पॉइंट, निधि कंपनी यानी फंडिंग वाली कंपनियों में विदेशी पैसा नहीं लगेगा। सिगरेट और तंबाकू उद्योग में एफडीआई को अनुमति नहीं प्राप्त है। परमाणु ऊर्जा में एफडीआई को अनुमति प्राप्त नहीं है। परमाणु खनन में है लेकिन परमाणु ऊर्जा में एफडीआई को अनुमति प्राप्त नहीं है। पीछे हमने आपको परमाणु खनन बताया जिसमें एफडीआई को अनुमति है। हाँ, रेल परिचालन, तो रेल परिचालन में एफडीआई को अनुमति नहीं प्राप्त है, लेकिन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 100% एफडीआई को अनुमति प्राप्त है। यानी आधारभूत ढांचे के विकास में 100% रेल में एफडीआई है, बट परिचालन में 0% यानी एफडीआई की अनुमति नहीं है। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल एस्टेट एवं फार्म हाउस का निर्माण, इसमें एफडीआई की अनुमति 0% यानी नहीं प्राप्त है। इसका मतलब क्या है कि भारत के भूभाग पर विदेशी पैसा नहीं लगाया जाएगा। भारत में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए पैसा विदेशी नहीं लगाया जाएगा। हाँ, उस जमीन पर अपार्टमेंट खड़ा किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स खड़ा किया जा सकता है, शॉपिंग मॉल बनाया जा सकता है, कॉलेज स्कूल बनाया जा सकता है, लेकिन उस भूभाग को किसी विदेशी पैसा द्वारा खरीदा नहीं जा सकता है। तो रियल एस्टेट और फार्म हाउस डेवलपमेंट में एफडीआई को कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं है। तो आपने देखा कि भारत में ये 8 क्षेत्र हैं जो एफडीआई प्रतिबंधित क्षेत्र है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि देश में सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेश क्षेत्र कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, भारत में सर्वाधिक एफडीआई वाले 5 क्षेत्र कौन से हैं। पीछे आपने देखा था कि 8 ऐसे सेक्टर जिनको एफडीआई प्रतिबंधित किया गया है, और ये 5 ऐसे सेक्टर हैं जो सर्वाधिक एफडीआई वाले क्षेत्र हैं। तो अगर क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाता है कि भारत में सबसे बड़ा एफडीआई वाला क्षेत्र कौन सा है, यानी किस सेक्टर में सर्वाधिक एफडीआई लागू है, तो ये है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई। और भारत की जो जीडीपी में है, भारत की जो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें भी सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो सर्विस सेक्टर ही है, सेवा क्षेत्र ही है। ठीक है, दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण एवं विकास हो गया। तीसरा कंप्यूटर जिसमें सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर है। चौथा दूरसंचार यानी कम्युनिकेशन है। और 5वां जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। तो ये 5 बड़े सेक्टर हैं जिनमें सर्वाधिक एफडीआई लागू है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे भी ध्यान रखेंगे। देश में यानी भारत की बात की जा रही है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई करने के मामले में मॉरिशस प्रथम स्थान पर है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि देश में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई करने के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, तो मॉरिशस प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। तीसरे स्थान पर ब्रिटेन है। चौथे स्थान पर जापान है। और 5वें स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में मॉरिशस प्रथम स्थान पे है, दूसरा सिंगापुर है, ये ध्यान रखेंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा कि एफडीआई से फ़ायदा क्या है, तो एक झलक उसकी भी देख लें और इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे थोड़ा सा बात करते हैं कि एफडीआई से लाभ क्या है। तो ये देखें, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है, या बाय द वे कहीं आप लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में एफडीआई के बारे में लिख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आज के दौर में किसी देश के लिए एफडीआई बहुत लाभदायक है, ये इसकी महत्ता को बताया जा रहा है कि आज के दौर में किसी देश के लिए एफडीआई बहुत लाभदायक है। एफडीआई की अनुमति मिलने से जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि बाज़ार में पूंजी की मात्रा बढ़ जाती है, बाजार में कैपिटल यानी पूंजी की मात्रा मार्केट में बढ़ जाती है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र को विस्तार मिलता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी मार्केट में जब पूंजी ज़्यादा होगी, उद्योग ज़्यादा डेवलप होंगे और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एफडीआई लागू होने के बाद मार्केट में पूंजी की मात्रा बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, एफडीआई से सरकार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो जाता है और इससे रेवेन्यू यानी राजस्व में वृद्धि होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
थर्ड पॉइंट है कि विदेशी निवेशकों के आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, मीन्स कंपटीशन बढ़ जाता है और इसका लाभ सीधा कस्टमर को यानी उपभोक्ता को मिलता है। इस लाइन का मैं आपको मतलब बता दूं कि विदेशी निवेशकों के आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जिसका सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलता है। अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तो ना ही कोई किसी भी प्रोडक्शन के फीचर में सुधार करेगा और ना ही उसके मूल्य को कम करेगा। अगर मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर को ले ले, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपटीशन नहीं होता तो आज मार्केट में इतने वर्जन की कारें इतने सारे फीचर्स के साथ नहीं मौजूद होती, वही हम एम्बेसडर चला रहे होते। या आप मोबाइल सेक्टर को ले लीजिए, अगर इतनी सारी कंपनियां नहीं आई होती तो वही पुराना मोबाइल हम यूज कर रहे होते जिस पे हम केवल बात कर पा रहे थे। यानी जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो इसका लाभ किसको मिलता है? उपभोक्ता को मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ये नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, विदेशी निवेश से न केवल आर्थिक लाभ होता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के लाभ होते हैं। विदेशी कंपनियां पूंजी के साथ साथ नई तकनीकी भी लाती हैं जिससे देश को दोहरा लाभ होता है। कहने का मतलब ये है कि एफडीआई से अगर हम ये देखें कि केवल मार्केट में पूंजी आ जाती है जिससे आपका उद्योग सेक्टर है विस्तृत हो रहा है, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, नहीं, इसके अलावा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली कई लाभ होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पूंजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नई आती है और इससे देश को दोहरा लाभ होता है, दो तरफा लाभ होता है। 49% से ऊपर एफडीआई के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी FIPB की अनुमति लेनी होगी। इसका कहने का मतलब है, शुरुआती दौर में हमने बताया कि एफडीआई का दर्जा किसी को उद्योग को दिलाने के लिए 10% निवेश यानी 10% शेयर खरीदना आवश्यक होगा। उससे नीचे की अगर बात की जाएगी तो फिर वो विदेशी शेयर कहा जाएगा, एफडीआई नहीं कहा जाएगा। तो निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए 10% जो है शेयर खरीदना होगा। अच्छा, 49% से ऊपर अगर कोई विदेशी कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर खरीदना चाहती है तो उसे विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी FIPB की अनुमति लेना आवश्यक होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विदेशी संवर्धन बोर्ड यानी FIPB द्वारा एफडीआई की सीमा जो बढ़ाकर प्रेजेंट में कर दी है वो 3000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दिया है। तो इस तरह से ये एफडीआई पूरा समाप्त होता है। अब देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आप इसे डेड नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम से पहले इसमें कोई चेंजेज आ जाए, कोई परिवर्तन आ जाए, तो आप इसका नोट्स इस तरह से बनाइए कि इसमें करेक्शन और सुधार की पूरी गुंजाइश और संभावना बनी रहे। बाय द वे, अगर कोई चेंज फर्दर आता है तो वो आपसे डिस्कस करूँगा और आप इसमें ऐड कर सकेंगे। तो ये इस तरह से नोट्स बनाया जाए कि इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हो। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से नोट करेंगे और एक एक पॉइंट को देखेंगे। आशा ये करता हूँ कि आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ पे सवाल मिलेगा और आप कर पाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।